पहले के जमाने में ये लंग कैंसर जो है वो एल्डरली एज ग्रुप में ज्यादा कॉमन होता था, 60-70s के एज ग्रुप में। आज की तारीख में इन जनरल इसकी एज जो है घट के 10 साल कम हो गई। मतलब आज की तारीख में 40 से 50 के एज ग्रुप्स वालों लोगों में भी ये बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। और आप सरप्राइज होंगे, हमारे कंट्री में हमारे पास जो यंगेस्ट पेशेंट आया है वो लगभग 28 साल की उम्र में आया है, जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। कि हमें इस डेडली बीमारी के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है, और इसको, इसके सिम्टम्स को पहचानना, इसके रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करना बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि स्मोक करने वाला ही खतरे पे है, बट स्मोक करने के साथ जो आसपास लोग बैठे हुए हैं वो सेकेंड हैंड स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, वो भी वही स्मोक ले रहे हैं अपने अंदर जो घर में या उनके दोस्त या उनके फैमिली मेंबर्स ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो तो नॉन स्मोकर थे, लेकिन उनके फैमिली में, उनके फ्रेंड सर्कल में जिनके साथ उनका उठना बैठना है वो स्मोकर्स थे। तो एक तो ये कॉज होती है। तो ये, इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है कि भाई पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोक जो है वो ना करें। प्राइमरी स्मोकिंग तो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। पैसिव स्मोकिंग भी अगर आप देख रहे हैं कहीं पे स्मोक कर रहा है कोई, या आपके घर में कोई स्मोक कर रहा है, तो उनसे कम से कम रिक्वेस्ट करें कि भाई सिगरेट छोड़ दें, और नहीं छोड़ सकते तो कम से कम बाहर जाकर के करें। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन जो होता है हमारे यहाँ, देखिए आजकल प्रदूषित माहौल बहुत ज्यादा है हमारे कंट्रीज में। आप देख ही रहे हैं, रोज न्यूज में कुछ ना कुछ आता ही रहता है कि पोल्यूशन रिलेटेड इतनी चीजें हो रही हैं। तो अपने आप को पोल्यूशन से बचाना भी एक इंपॉर्टेंट तरीका है। तो घर के आसपास बहुत पेड़ लगाएं, खाना अच्छा खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब चीजों पे ध्यान दें। बाकी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका एक्सपोजर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी डस्टी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वहां एस्बेस्टॉस या सिलिका का एक्सपोजर होता है, कार्बन का अगर एक्सपोजर जैसे माइनिंग इंडस्ट्रीज वाले लोग होते हैं वहां पे ज्यादा होता है। दूसरा, हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट में एक गैस होती है जिसको रेडॉन कहते हैं। रेडॉन का एक्सपोजर जो है वो भी लंग कैंसर कॉज करता है। अब उससे कैसे बचें? देखिए, इनकी इन सब चीजों से अपने आप को बचने का तरीका ये है कि जैसे आप घर में अपने कंस्ट्रक्शन वर्क यूज कर रहे हैं, पेंट लगवा रहे हैं, तो उस पेंट के क्वालिटी का जरूर जांच लें कि वो पेंट कहाँ बना है, कैसा बना है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज कंपनीज में इन सब चीजों को मॉनिटर किया जाता है कि रेडॉन ज्यादा तो नहीं है। तो वो सारी चीजों पे ध्यान दें और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। उनमें एक सिम्टम होता है परसिस्टेंट कॉफ। तो हमारे देश में कॉफ के कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन जैसे कोई एक आदमी है जिसको सालों से कॉफ चली आ रही है, उसके लिए तो वो कॉफ परसिस्टेंट नहीं होगी। बट क्या होता है, इफ देयर इज अ चेंज इन कैरेक्टर, वो कॉफ बदल गई है, ज्यादा सिवियर हो गई है, तो ये सारी चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। तो किसी को भी अगर 2 हफ्ते से ज्यादा कॉफ हो रही है तो उसको जो है अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है। दूसरा सिम्टम होता है खांसी में खून आना। ये बड़ा ग्रेव सिम्टम होता है। इसके भी हमारे कंट्री में कॉमन रीजंस होते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है, और भी रीजंस होते हैं। बट क्या होता है, वो ट्यूबरक्लोसिस मान करके हम लोग ट्रीट करते रहते हैं, और 6-7 महीने के बाद जब वो बहुत बढ़ जाता है तो पता चलता है कि साहब ये ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, तो लंग कैंसर था। तो देयरफॉर ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, और इसको दिखाने के लिए चेस्ट स्पेशलिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है। तीसरा होता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी कोई पेशेंट जो वेट लॉस करने की कोशिश नहीं कर रहा है और उसका जो है वेट लॉस हो रहा है, उसको भूख कम लग रही है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कैंसर के लिए। चौथा सिस्टम, छाती में किसी एक पॉइंट पे आगे या पीछे की तरफ, खास तरह करके बैक में एक पॉइंट पे पेन हो रहा है जो पहले कभी नहीं था, और वो पेन जो है पिछले 3 हफ्ते 4 हफ्ते से परसिस्ट कर रहा है, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। लास्ट सिम्टम, हालांकि ये 5 सिम्टम्स ऐसे नहीं है कि इनके अलावा सिम्टम्स नहीं होते, बट ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। उसमें होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो बाहर की कंट्रीज में लोग साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वो कहते हैं साहब मैं रोज जो है 10 किलोमीटर साइकिल करता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट आजकल जो है 6 किलोमीटर साइकिल करता हूं या 5 किलोमीटर साइकिल करता हूं तो मुझे छाती में दर्द या सांस फूलने लगती है। ये भी बड़ा बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। तो यानी वो इंसान जो बहुत रेगुलरली एक्टिव था और उसको सडनली पिछले 2-3 हफ्ते से ऐसा लगने लगे कि वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है या चेस्ट पेन डेवलप हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में, तो देन इस तरह के सिम्टम्स को आपको बिल्कुल गहराई से लेना चाहिए और डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हम इस डिजीज को अर्ली आइडेंटिफाई कर पाए, और अर्ली आइडेंटिफिकेशन के साथ जो है क्योर पॉसिबल है। लंग कैंसर का इलाज जो है स्टेज पे डिपेंड करता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 वो स्टेज होती है जहां पे लंग कैंसर लंग के किसी एक हिस्से में सीमित होता है और उससे बाहर नहीं गया होता है।
स्टेज 2 ये बहुत ही ब्रॉड डिस्क्रिप्शन है। स्टेज 2 में लंग्स का जो कैंसर होता है वो या तो साइज में बड़ा होता है या फिर वहां से निकल करके लिम्फ नोड्स में चला जाता है। तो लिम्फ नोड्स क्या होते हैं हमारे में समझने के लिए पुलिस चौकियां जैसे होती हैं वैसे होते हैं। तो कैंसर के जो सेल्स जब वहां से निकल के खून और लिम्फ के जरिए बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में जाने की कोशिश करते हैं तो ये लिम्फ नोड्स उनको पकड़ लेते हैं। और ये दो तरह के लिम्फ नोड्स होते हैं, एक जो छाती के अंदर होते हैं लेकिन लंग्स के अंदर होते हैं, और एक जो छाती के अंदर होते हैं बट लंग्स के बाहर होते हैं। तो अगर छाती के अंदर लंग्स के अंदर वाले नोड्स होते हैं तो वो स्टेज 2 डिजीज होती है, और नोड्स अगर लंग्स के बाहर वाले होते हैं तो वो स्टेज 3 डिजीज होती है। और स्टेज 4 डिजीज वो होती है जहां पे लंग कैंसर फैल करके या तो दूसरे लंग में चला गया या ब्रेन में चला गया या किडनी में चला गया या लिवर में चला गया या बोन्स में चला गया, तो वो स्टेज 4 डिजीज होती है जो कि हाईएस्ट स्टेज होती है। तो स्टेज 1 में और 2 में कैंसर कंप्लीटली क्योरेबल हो सकता है, बट स्टेज 4 में कैंसर को हम क्योर नहीं कर सकते लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टेज 1 और 2 में सर्जरी करके लंग के उस हिस्से को निकाल लेना जहां पर ट्यूमर होता है और साथ में उसके सारे लिम्फ नोड्स को निकाल लेना, ये बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। और रिसर्च कहती है कि जो पेशेंट्स इस ट्रीटमेंट को करा पाते हैं उनका सर्वाइवल जो है सबसे ज्यादा होता है। स्टेज 2 में भी सर्जरी मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉसिबल हो जाती है। स्टेज 3 में अब आप इसका डिफरेंस अगर समझेंगे तो जहां स्टेज 1 में अगर सर्जरी के बाद 5 साल तक मरीजों को फॉलो किया जाए तो लगभग 80-85% पेशेंट्स जो हैं 5 साल तक बिना डिजीज के आराम से रह रहे होंगे। लेकिन यही यहां स्टेज 3 के पेशेंट्स को अगर आप 5 साल तक फॉलो करें ट्रीटमेंट के बाद भी, तो लगभग 45% पेशेंट्स ही आप जो हैं 5 साल तक फॉलो कर पाएंगे। 60 से 70% पेशेंट्स जो हैं विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव द डिजीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बात को समझा जाए कि उसको अर्ली डायग्नोज करके ट्रीट किया जाए। नाउ स्टेज 3 में जैसा कि मैंने पहले बताया, ऐसे में सर्जरी यूजुअली पहली ट्रीटमेंट नहीं होती है। कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी पहले देते हैं, फिर उसको रिवैल्यूएट करते हैं। अगर ट्यूमर निकालने लायक होता है तो उसकी सर्जरी करते हैं, नहीं निकालने लायक होता है तो बिजली की सिकाई या रेडियोथेरेपी जिसको हम लोग कहते हैं वो करते हैं। और 4th स्टेज जो है उसमें देखिए पैलिएटिव कीमो होती है। बट आजकल के जमाने में और पहले के जमाने में बहुत फर्क हो गया है। आजकल हमारे कैंसर्स में कई सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और खास तरह की दवाएं बनाई गई हैं जो उन मॉलिक्यूल्स को अटैक करती हैं, जिनको हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं या इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी जो है बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और टारगेटेड थेरेपी जो है ट्यूमर्स के सेल्स को डायरेक्टली टारगेट करती है। तो इनकी मदद से आजकल की तारीख में थोड़ा कैंसर का जो जो बिल्कुल ही डिस्मल पिक्चर हुआ करती थी स्टेज 4 की, वैसी नहीं है। आज की तारीख में अगर आप सही इलाज कराएं तो कुछ ऐसे पेशेंट भी 4 से 5 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में बहुत चेंजेस आए हैं। सर्जरी भी पहले बड़ी डेंजरस हुआ करती थी, बट आजकल दूरबीन के माध्यम से और उससे ऊपर रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से लंग कैंसर की सर्जरी पॉसिबल हो जाती है। और इससे क्या होता है, मरीज की इन जनरल सेम सर्जरी जो ओपन से हो रही होती है बिल्कुल छोटे छोटे कट्स के माध्यम से हो जाती है। और इससे देखा यह गया है कि सर्वाइवल भी बेटर होता है और पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो जो पिक्चर आज से 5 साल पहले थी या 10 साल पहले थी वो अब नहीं है, बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। हालांकि अभी भी जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है अर्ली डायग्नोसिस, उसी से हम ज्यादा से ज्यादा लाइफ सेव कर पाते हैं। एक बार कोई पेशेंट सर्जरी या कोई भी थेरेपी कंप्लीट कर लेता है तो उसके जो साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशन का पीरियड होता है, यूजुअली हम लोग कहते हैं 1 महीने से 3 महीने के अंदर अंदर। नॉर्मल तरीके में दूरबीन की सर्जरी में 2-3 हफ्ते में ही मरीज अपने दिनचर्या की जिंदगी में नॉर्मल आ जाता है। तो एक बार ये आपका मेन पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, देन आगे की जिंदगी में कोई चेंज नहीं होता है और मरीज अपनी नॉर्मल लाइफ बिल्कुल लीड कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, फॉलोअप की बात की आपने, फॉलोअप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फॉलोअप का तरीका ये होता है कि पहले 2 साल तक हम मरीज को 3 से 6 महीने पे बार बार बुलाते हैं। उसमें हम लोग उनका सीटी स्कैन कराते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि कोई सिम्टम्स वगैरह तो नहीं है जिनको हम लोगों को फर्दर फॉलो करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट को ब्रेन में पहुंच जाता है तो उसको हेडेक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बोन में प्रॉब्लम पहुंच जाता है तो उसको बोन पेन स्टार्ट हो जाता है, और लिवर में पहुंच जाता है तो भूख कम लगना या अदर सिम्टम्स आने लगते हैं, तो उनको हम लोग फॉलो करते हैं। तो हर 6 महीने पे सीटी स्कैन कराते हैं और उसके बाद 2 साल तक हम लोग इस तरह से फॉलो करते हैं। फिर ईयरली फॉलोअप होता है इन पेशेंट्स का 5 से 10 साल तक, जिसमें हम लोग एनुअल सीटी स्कैन करा के मरीज को फॉलो करते रहते हैं कि 2 चीजें जिसमें देखना होता है कि ट्यूमर जहां से हमने निकाला वहां दोबारा तो नहीं आया,
या वहां से फैल के कहीं और तो नहीं चला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर जो है लंग कैंसर जैसी बीमारी के लिए है, वो है स्मोकिंग को खत्म करना। और स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में नॉर्मल नहीं मानी जाती है। बहुत से लोग कहते हैं साहब मैं 1 या 2 सिगरेट पी लेता हूं। नो, वो भी आपके लिए, क्योंकि स्मोकिंग एक ऐसी चीज है जिसका कोई बेनिफिट जो है मेडिकल टर्म्स में नहीं देखा जा सकता, इसलिए उसका कंप्लीट सेसेशन, बिल्कुल जड़ से रोक देना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि क्या वो ऐसी चीजें हैं जिनके वजह से हम लोगों को किसी तरह का भी कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डस्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप अपने बहुत पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं, तो उसको अवॉइड करेंगे आप। उसके अलावा सेकेंड हैंड स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे, अपना डाइट को और अच्छा और इम्यूनिटी को अच्छा रखेंगे। तो डाइट को जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो है, बैलेंस्ड प्रोटीन डाइट जो है ले। उसके अलावा अपने आप को जब बाहर निकल रहे हैं डस्टी एरिया में, तो मास्क लगा करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि आपको पोल्यूशन जो है कम से कम जाए। और अवेयरनेस अबाउट ऑल अदर थिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया रेडॉन के बारे में। रेडॉन जो है गैस है, पेंट का जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, घर के अंदर जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, ताकि। और उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इज रेगुलर एक्सरसाइज, कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो है कैंसर होने की चांसेस कम होते हैं, बिकॉज इम्यूनिटी बूस्टअप होती है और आपकी जनरल वेलबींग बेटर होती है। और खुदा न खास्ता किसी को अगर हो भी जाता है, तो उन सिचुएशंस में गॉड अगर काइंड होते हैं, तो उसमें जो है पेशेंट की रिकवरी बेटर होती है। तो एक्सरसाइज करना भी एक तरह से हमारे लिए प्रिवेंटिव मेजर बन जाता है। डिटॉक्स का सिंपल मकसद होता है कि आप जो रेगुलर बेसिस पे, अब देखिए आज से हजारों साल पहले जब ह्यूमन बींग्स इस वर्ल्ड में थे, उस टाइम फ्रेश फॉर्म में जो भी होता था, वेजिटेबल्स आ रही हैं वो फ्रेश आ रही हैं, तो उसमें प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं होती थी। आज की तारीख में हम लोग प्रोसेस फूड ज्यादा होते हैं, आप देखते हैं उसमें केमिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है, कई सारी चीजें होती हैं जिसपे अभी तक स्टडीज भी नहीं है, पता नहीं है वो बॉडी को किस तरह से इफेक्ट कर रही है। तो बाय डिटॉक्स का मतलब यही होता है कि आप उन चीजों का सेवन जो है कम करें, और बॉडी को इस सिचुएशन में लाए जहां पे बॉडी इस टॉक्सिसिटी को जो है अपने अंदर से क्लियर करने की कोशिश करे। तो बेसिकली डिटॉक्स इज अ गुड थिंग, एंड वेरियस तरीके से किया जाता है। जैसे कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करके करते हैं, कुछ लोग वेजिटेबल जूस डाइट पे चले जाते हैं। तो ये ऑल डिफरेंट मोडालिटीज हैं जो अच्छी होती हैं अगर रेगुलर बेसिस पे आप इनको करते रहें। लेकिन क्या होता है, लोग सोचते हैं कि साहब एक बार साल में एक बार करा लिया उससे जो है इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तो वो नहीं है। तो आपको अपने अंदर एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाने की जरूरत है, जहां पे आप कॉन्टिन्यूस 24 आवर्स जो है डिटॉक्स में रहें और प्रोसेस्ड चीजों को कम लें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें।